हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंटों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर की सभी सेशनों पर सेकेंड ईयर की न्यू क्लासेस। और इसी के अंतर्गत दोस्तों, राजनीति विज्ञान में हमने सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया है, जैसा कि हमने आपको इसका सिलेबस एनालाइज करते वक्त बताया था। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के पाश्चात्य राजनीतिक विचार वाले सब्जेक्ट को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके सभी टॉपिक, पूरे टॉपिक दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक हमारी सभी क्लासेस चलेगी। और आपको, आपके लिए भी दोस्तों कंडीशन यही है कि बीच में से कोई सेशन ना देके शुरुआत से, आप अगर बाद में भी देख रहे हैं दोस्तों, जैसे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसके, लेकिन कहीं अगर बाद में भी अगर आप इस सेशनों को देख रहे हैं तो सीरीज वाइज देखें, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो कंसेप्ट है, पूरा क्लियर होता चले। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सेशन के अंदर ही। जो भी आवश्यक चर्चा होगी सेशन के अंदर ही हम बात करते चलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं अच्छे से कि पहला सेशन ही है आज हमारा, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ी सी इधर उधर की बातें हो सकती है, क्योंकि आवश्यक है प्रारंभ का सेशन, प्रारंभिक सेशन के लिए। कुछ स्टूडेंट जो हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और कुछ नए स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहली बार ही हमारे सेशन को आए हैं, तो उनके लिए जरूरी है कुछ बातों पर चर्चा करना। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं फिर से बता रहा हूं, पाश्चात्य राजनीतिक विचार वाला सेशन है, सब्जेक्ट है। इसमें यूनानी राजनीतिक विचारक वाले जो यूनिट है हमारी, इसके अंतर्गत प्लेटो पर हमें डिस्कस करना है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा करनी है। चलिए अंदर आकर इसको समझेंगे डिटेल में। उससे पहले जो भी छात्र अपने बीए के अभी साथ में, या बीए के तुरंत बाद, या बिना बीए करे भी अगर कोई ऐसा छात्र है जो सिर्फ अपने कुछ, मतलब बीए का स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए अगर सेशन को देख रहे हैं, तो उनको ही बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे ही साथ में आप आसानी से विद नोट्स, कंप्लीट लेक्चर विद नोट्स, आप प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म पर आकर के तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर एक नया प्लेटफॉर्म है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। सभी क्लासेस वहां पर भी निःशुल्क है, जैसे लोधरी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है। ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, शुरुआत करते हैं। तो इस यूनिट में पहला चैप्टर ही है आज हमारा, फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट हमारी जो है, उस फर्स्ट यूनिट का नाम है यूनानी राजनीतिक विचारक। मतलब ये कि इस यूनिट में हम यूनान के विद्वानों की चर्चा करेंगे, अर्थात कि यूनान के दो प्रसिद्ध जो राजनीतिज्ञ हैं, प्लेटो और अरस्तु, उन दोनों पर हम यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। अब जरा दोस्तों इसको देखिए, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आप लोगों का यहाँ पर। प्लेटो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। दोस्तों प्लेटो को जो हम पढ़ रहे हैं, तो प्लेटो के अंतर्गत भी, प्लेटो वाले सेशन में हमें एक तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ना है, साथ में प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, और साम्यवाद, और दार्शनिक राज्य, और आदर्श राज्य। तो जो ये टर्में आपको बताई गई, जो ये 5 टर्म है, इन पांचों टर्म को भली भांति रूप से और बहुत ही सतर्कता के साथ में इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे सेशन की ये सबसे इंपोर्टेंट, मान सकते हैं कि आप ये इस पॉलिटिकल साइंस की इस वाले सब्जेक्ट की रीढ़ की हड्डी है ये। जब भी कभी आदर्श राज्य की बात होगी, तो प्लेटो का की जो परिभाषा है, या प्लेटो का के राज्य का जो उदाहरण है या अर्थ है, उसे हमेशा कोड किया जाएगा। मतलब प्लेटो को हमेशा कोड किया जाएगा जब भी कभी भी आदर्श राज्य की बात होगी तो भी। तो जिस पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, उसमें आगे चल के जब हम वर्तमान के पॉलिटी या अर्थात राजनीति की बात करेंगे, तो वहां पर भी प्लेटो के इन सिद्धांतों की चर्चा 100% होगी। इस कारण से इन सेशनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और उसी प्रकार से फिर हम अरस्तु पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने राज्य को क्या बताया है, दासता, शासन का वर्गीकरण, नागरिकता या क्रांति। तो इन सब टर्मों पर हम बहुत ही विस्तार से और कंप्लीटली इस पर डिस्कस करेंगे।
चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन किन पॉइंटों पर बेस्ड है, जरा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या देखेंगे। एक की व्याख्या अर्थात की एक जनरल बात करेंगे, हम इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आज के इस टॉपिक के। उसके तुरंत बाद में हम डायरेक्ट मूव करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर, ठीक है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर। उसके तुरंत बाद में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को देखते हुए, उसकी आलोचनाओं को करते हुए लास्ट में हम मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से 5 बिंदुओं के माध्यम से हम अपना सेशन आज का कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली व्याख्या से। व्याख्या से तो व्याख्या के अंदर आइए एक बार देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्लाइड पढ़ेंगे, जिससे कि क्योंकि देखिए मैं आपको पहली क्लास है इसलिए फिर से डिटेल में बता रहा हूं, वैसे तो आप सभी जानते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं मैं। दोस्तों हम सबसे पहले अब क्या करते हैं कि ये जो स्लाइड है इसी को पीडीएफ के रूप में आपको पढ़ने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम के माध्यम से और एक जो है डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है ना। और इन्हीं को हम कहते हैं क्लास नोट्स। तो इनको हम प्रोवाइड जो करते हैं आपको, तो इसका एक विशेष उद्देश्य ये रहता है कि जैसे हमने आज इस टॉपिक पर क्लास ली है तो ये क्लास को कहीं आप भूल ना जाओ, इसके लिए एक पीडीएफ के रूप में आपके पास स्टोर रहती है ये। जब भी आप कभी इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये पूरा लेक्चर फिर से क्लियर हो जाएगा, चाहे आप जो है 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद भी पढ़ोगे तब भी आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। इस उद्देश्य से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो पीडीएफ ऐसा ना हो कि क्लास आपने ले ली, क्लास लेने के बाद में कभी आप 1 महीने बाद पीडीएफ को पढ़ने बैठो और यही टर्मों में आप उलझ जाओ। इस कारण से मैं पहले आपको ये पीडीएफ जो है, जो पीपीटी है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन करने के बाद में यही चीज आपको व्यवहारिक रूप से भी समझाऊंगा, जिससे ये टर्म पूरी तरह माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी स्लाइड पर और समझते हैं, एक एक शब्दों को पढ़कर समझते हैं, उसके बाद इसका व्यवहारिक पक्ष में आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए तो प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल्य आधार न्याय है। क्या कहा गया है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल आधार, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे आप लोग, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। मेरे जो भी दोस्त अभी नोट्स क्रिएट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाए, मैं स्लाइड कंप्लीट समझाने के बाद में साइड में हो जाऊंगा, उस वक्त आप वीडियो को पॉज करके आराम से उसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। पर उससे पहले आप 2 मिनट के लिए पेन को साइड में रख के सिर्फ समझ लीजिए। प्लेटो, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। अब एक बेसिक सेंस वाली, कॉमन सेंस वाली बात है कि जब हम न्याय सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ये न्याय किससे जुड़ा होगा भाई? राज्य से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य के बारे में। तो प्लेटो क्या कहते हैं राज्य के बारे में, जरा समझिए कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका मूल आधार क्या है दोस्तों? न्याय है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटो ने अपने पूरे सिद्धांत में न्याय को सबसे बड़ा स्थान प्रदान किया है, न्याय को प्राथमिकता प्रदान की है। उसने न्याय को अपने राजनीतिक दर्शन में इतना अधिक महत्व दिया है। किसमें? अपने राजनीतिक दर्शन में प्लेटो ने इतना अधिक स्थान दिया है न्याय को कि प्लेटो के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक लिखी गई थी रिपब्लिक, नाम याद रखेंगे आप लोग, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। तो जो रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है, ये रिपब्लिक पुस्तक जो है राजनीतिक पुस्तक कम और न्याय पर आधारित सिद्धांतों संबंधित अधिक लगती थी। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लेटो का जो राज्य है या आदर्श राज्य है उसमें न्याय ही उसका मूल आधार है। किसका? प्लेटो के आदर्श राज्य का मतलब ये कि प्लेटो ने जिस प्रकार के राज्य की कल्पना की अपने मस्तिष्क में, उस राज्य का जो मूल आधार है वो क्या है? न्याय है, ठीक है। और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक दर्शन में न्याय को इतना अधिक महत्व दिया है कि उनकी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी रिपब्लिक, वो पुस्तक राजनीतिक पुस्तक होते हुए भी वो न्याय पर आधारित पुस्तक अधिक लगती है, अर्थात न्याय से संबंधित पुस्तक अधिक लगती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। न्याय प्लेटो के दर्शन का मुख्य विषय है, ठीक है। और न्याय ही प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल आधार है, इसलिए उसने न्याय पर गहराई से विचार किया है और उसका न्याय नैतिकता के अधिक निकट है।
यहां पर अब एक शब्द उनका और जुड़ चुका है। क्या कहा उन्होंने कि प्लेटो ने जो है अपना मुख्य विषय किसको चुना है? न्याय को। राज्य का वर्णन करते हुए अपना मुख्य विषय किसको बताया है? न्याय को। और न्याय जो है, इनका जो आदर्श राज्य है, इसका मूल आधार क्या बनाया उन्होंने? न्याय को। ठीक है, तो दोस्तों प्लेटो ने न्याय संबंधी जो धारणा का प्रतिपादन किया है, उससे पहले जितने भी प्रचलित धारणाएं थी, उन धारणाओं का खंडन किया। आप समझ जरा, कहने का अर्थ यह है कि प्लेटो का आदर्श राज्य किस पर आधारित है? प्लेटो का आदर्श राज्य किस पर आधारित है? एक सेकंड दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। स्टूडियो की लाइट जा चुकी है, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ेगा। ओके, तो प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। ठीक है ना? और उनका न्याय जो है नैतिकता के, अब देखिए यार, न्याय तो हमेशा नैतिकता के निकट ही होगा। ठीक है ना? तो प्लेटो ने न्याय संबंधी धारणा का जो प्रतिपादन करने से पहले प्लेटो ने जब न्याय संबंधित मतलब राज्य का प्रतिपादन किया, मतलब राज्य के जब फ्रेमवर्क उन्होंने अपने मस्तिष्क में तैयार किया, उससे पहले राज्य से संबंधित जितनी भी धारणाएं प्रचलित थी, उन सभी धारणाओं का खंडन किया पहले। अर्थ ये हुआ इसका कि प्लेटो ने जब राज्य का वर्णन किया या राज्य से संबंधित व्याख्या की, तो उस व्याख्या को करने से पहले उन्होंने बताया कि उनसे पहले जो व्याख्याएं की गई थी राज्य की, या उनसे पहले जो सिद्धांत प्रचलित थे, वो सिद्धांत किस प्रकार गलत थे, उन सिद्धांतों की गलतियों को बताया। उसके बाद उन्होंने अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया, न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और वो पूर्व प्रचलित सिद्धांत कौन कौन से थे? चलिए आइए, 3 सिद्धांत विशेषकर से पूर्व प्रचलित थे। कौन कौन से सिद्धांत थे दोस्तों? 3 सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, अच्छा क्लियर तो हो पा रहा है ना? एकदम बेसिक टर्म में हम बात कर रहे हैं अभी, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए, अब ये 3 सिद्धांत कौन से हैं? जो सिद्धांत प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पहले प्रचलित थे, तो इन सिद्धांतों को उन्होंने गलत ठहराया। उसके बाद ही जो है, उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत की बात की। तो इनसे पहले जो सिद्धांत प्रचलित थे, वो 3 सिद्धांत प्रचलन में थे। एक तो था न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा था न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, और तीसरा था न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत। अब तीनों सिद्धांत किस प्रकार की बातें करते हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। पहला सिद्धांत, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत बोलता था कि न्याय जो है, न्याय को मनुष्य से बाहर की वस्तु न्याय का परंपरावादी सिद्धांत है, ये न्याय को मनुष्य से बाहर की वस्तु मानता है। क्या कहा इन्होंने? जो परंपरावादी सिद्धांत था, जो पहले प्रचलित था प्लेटो से, वो न्याय को मनुष्य से बाहर की वस्तु मानता था, जबकि प्लेटो कहते हैं कि न्याय कोई मनुष्य से बाहर की वस्तु नहीं है, बल्कि ये तो अंतःकरण की भावना है। कोई बाहर की वस्तु ना होते हुए ये मनुष्य के अंतःकरण की एक भावना है। ठीक है, और इसके अलावा शत्रु के प्रति बुराई करने को भी यहां पर न्याय कहा गया था, कि जो आपका शत्रु है आप उसकी बुराई कर सकते हैं, उसका बुरा कर सकते हैं, वही न्याय कहलाएगा। लेकिन ये भी गलत धारणा हो जाएगी। परंपरावादी दृष्टिकोण समाज की उपेक्षा करता है। जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, या कहें कि जो न्याय का परंपरावादी सिद्धांत है, ये समाज की उपेक्षा करता था। इस कारण से प्लेटो ने जो है अपने नए आदर्श राज्य की व्याख्या प्रस्तुत की, इनका खंडन करते हुए। दूसरे सिद्धांत की अगर बात करें, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत की, तो इसमें कौन कौन सी कमियां प्लेटो ने बताई है? तो इस प्रकार है वो, शक्ति ही सत्य है। जरा समझिए, जो ये क्रांतिकारी सिद्धांत है न्याय का, ये किस पर आधारित है? शक्ति पर। तो क्या कहा इन्होंने कि शक्ति ही सत्य है के विचार पर आधारित, और इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधना ही न्याय है। एक सेकंड दोस्तों, ओके ठीक है। तो न्याय का जो क्रांतिकारी सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया है कि ये शक्ति पर, कुल मिलाकर के ये शक्ति पर
आधारित है ये वाला सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं हो सकता। न्याय कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं हो सकता। ये तो सार्वजनिक हित की बात करता है। जो न्याय का सिद्धांत है ये सार्वजनिक हित की बात करेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के स्वार्थ की बात करेगा। ठीक है ना। तो अन्याय, प्लेटो ने कहा कि अन्याय न्याय से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। अन्याय न्याय से बढ़कर नहीं हो सकता। ठीक है, और जो तीसरा सिद्धांत है जिसका खंडन प्लेटो के द्वारा किया गया वो है न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत। क्या है दोस्तों? न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत। दुर्बल व्यक्ति का हित ही न्याय है। क्या कहा गया इस सिद्धांत में? कि जो दुर्बल व्यक्ति है उसका हित कीजिए। अगर दुर्बल व्यक्ति का हित होता है तो वही न्याय है। ये किसमें कहा गया? व्यवहारिक सिद्धांत में कहा गया। शक्तिशाली व्यक्तियों से दुर्बलों की रक्षा करना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने कहा कि यार तुम लोग जो है न्याय को इस प्रकार क्यों दर्शा रहे हो जैसे न्याय मनुष्य से बाहर की वस्तु है, जबकि न्याय ऐसा नहीं है। न्याय तो व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है, व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है, कोई बाहर की वस्तु नहीं है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कहने का प्रयास यहां यह किया गया है कि जो तीन सिद्धांत आपको दिख रहे हैं, परंपरावादी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन किया और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसके आगे मूव करेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक्चुअल में था क्या, उनका मानना क्या था। तो पहले मैं आपके मस्तिष्क में एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता हूं जिससे कि आपको ये स्लाइड पे कंप्लीटली समझ आने लगेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की व्याख्या की है, या ऐसे समझो कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना अपने मस्तिष्क में की थी, उनके अनुसार उनका मानना यह था कि जो एक राज्य है ना वो व्यक्तियों से मिलकर बना है, व्यक्तियों से मिलकर बना है। इसलिए इसे एक विशाल या कहें कि विराट व्यक्ति कहा जा सकता है, कि जो राज्य होता है एक विराट व्यक्ति होता है। प्लेटो का कहना है कि ये जो राज्य बना है व्यक्तियों से, इसका जब विकास हुआ तो उस विकास के तहत सबसे पहले जो प्राथमिकता थी, मतलब सबसे पहले जो आवश्यकता थी लोगों की, वो लोगों की कुछ इनिशियल आवश्यकताएं होती है, जैसे कि भूख शांत करना पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता सुरक्षा। भाई आपको भोजन मिल गया तो अब आपको सुरक्षा महसूस होगी, क्योंकि अगर आप भूखे हैं तो आप लोगों से खतरा है दूसरों को, है ना। लेकिन आपके पास अगर भोजन है, अगर आप संतुष्ट हैं, तो फिर अब आपको टेंशन होगी कि यार हमारी सुरक्षा कैसे होगी। चलिए, सुरक्षा की भी अगर व्यवस्था हो जाती है तो अब तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, और वो आवश्यकता है कि जो समाज बिखरा हुआ, देखिए संतुष्टि आपको प्रदान कर दी गई है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आपको हो गई, आपको सुरक्षा भी मिल गई है, तो अब उस पूरी समाज को व्यवस्थित भी तो करना पड़ेगा ना, तो सुनियोजित करना पड़ेगा। तो सुनियोजित किसके द्वारा किया जाएगा? शासन के द्वारा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीन वर्ग उत्पन्न होते हैं समाज में। इस राज्य के विकास में तीन वर्गों की उत्पत्ति होती है। एक तो होती भूख शांत करने वाला कौन होता है दोस्तों? उत्पादक होता है। तो एक कैटेगरी होती है उत्पादक की, एक वर्ग किसका होगा? उत्पादक वर्ग का। दूसरा जो सुरक्षा करेगा, जो रक्षा करेगा, रक्षा कौन करेगा? सैनिक। तो दूसरा वर्ग हो जाएगा सैनिक वर्ग। और तीसरा जो आपका जो समाज, बिखरी हुई समाज है, उसे सुनियोजित करेगा, तो सुनियोजित करने कार्य कौन करेगा? शासक। तो तीसरा वर्ग हो जाएगा शासक वर्ग। तो प्लेटो के अनुसार कहा गया है कि राज्य के विकास में ये तीन वर्ग उभर कर सामने आते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। ठीक है ना। और हर एक व्यक्ति के अंदर इन तीन में से एक गुण अवश्य होता है, एक गुण अवश्य होता है, वो अपने गुण के आधार पर ही जो है उस वर्ग में चला जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से उन्होंने राज्य की उत्पत्ति कहा है। तो अब जरा थोड़ा सा हम स्लाइड को देखेंगे, स्लाइड के अनुसार अब इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये स्लाइड का डाटा और व्यवहारिक अध्ययन आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए फिट हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो प्लेटो का मानना है, एक सेकंड, प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्ति का एक बड़ा सपना है। राज्य जो है व्यक्ति का क्या है? एक बड़ा सपना है। राज्य के इस विराट स्वरूप के विकास में
राज्य के इस विराट स्वरूप के विकास में सबसे पहले व्यक्तियों की जो आवश्यकता थी वो थी भूख शांत करना, और यह कार्य उत्पादकों ने पूरा कर दिया। इसके बाद में व्यक्तियों की दूसरी आवश्यकता ने जन्म लिया। कौन सी आवश्यकता? सुरक्षा वाली। और सुरक्षा की आवश्यकता को भी जो है सैनिक वर्ग ने पूरा कर दिया। इसके बाद में अर्थात अंत में व्यक्तियों की शासन और सुव्यवस्था की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो शासक वर्ग अस्तित्व में आया। ठीक है ना। तो राज्य में इस प्रकार 3 वर्ग के लोगों का अस्तित्व उजागर होता है। 3 वर्गों का अस्तित्व आता है समाज में। कौन कौन से वर्ग दोस्तों? नाम याद रखेंगे, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। तो प्लेटो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुणों में से एक गुण की प्रधानता अवश्य होती है। 3 गुण कौन कौन से? या तो उत्पादक का गुण होगा उसके अंदर, या फिर सैनिक का गुण होगा, या फिर शासक का गुण होगा। क्लियर है ना। तो 3 गुणों में से एक गुण व्यक्ति के अंदर अवश्य होता है। ठीक है। और 3 गुण है दोस्तों, वो 3 गुण है, उत्पादक का गुण है वासना, और सैनिक का गुण है साहस, उसी प्रकार शासक वर्ग का गुण है विवेक। ठीक है। तो 3 गुण यहां पर प्लेटो ने बताए हैं, वासना, साहस और विवेक। क्लियर है तीनों? यहां तक का क्लियर है दोस्तों? यहां तक का अगर क्लियर होगा तभी आपको आगे एकदम मतलब क्लियरिटी के साथ में समझ आ पाएगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की आत्मा के गुणों के आधार पर ही, अब देखिए व्यक्ति की आत्मा के प्लेटो ने 3 गुण बताए थे, तो उन तीनों गुणों के आधार पर ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। इसलिए प्लेटो कहता है कि राज्य एक विशाल व्यक्ति है। तो यहां पर कुल मिलाकर के प्लेटो ने जिस प्रकार से समाज के 3 वर्ग बताए हैं, तो उसी आधार पर उन्होंने कहा है कि जो एक विशाल राज्य का जो निर्माण होता है वो 3 वर्गों से ही मिलकर होता है। ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार देखिए, प्लेटो के अनुसार वासना, साहस और विवेक इनके अलावा, देखिए अब ना राज्य का निर्माण तो हो चुका है, राज्य में 3 वर्ग आ चुके हैं, लेकिन प्लेटो का अब मानना है कि देखिए कि हर एक व्यक्ति में, अभी तक क्या कहा था उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुणों में से वासना, साहस और विवेक में से एक गुण अवश्य होता है। अब उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों गुणों के अलावा एक गुण हमेशा पाया जाता है, और वो पाया जाता है न्याय का। क्यों? क्योंकि न्याय इसलिए पाया जाता है व्यक्ति के अंदर क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति में नैतिकता पाई जाती है, इसलिए उसमें न्याय की प्रधानता हमेशा होती है, हमेशा बनी रहती है। क्लियर है? तो उनका कहना है कि इन तीनों गुणों के अलावा प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में एक गुण हमेशा होता है, और वह है दोस्तों न्याय का गुण। तो न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य निर्धारित समय में निर्धारण के आधार पर करता रहे और किसी और के काम में टांग न डाले, हस्तक्षेप ना करे। ठीक है ना, हस्तक्षेप ना करे। प्लेटो का न्याय बाहरी ना होकर के आंतरिक प्रेरणा है। इसका उद्देश्य कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी प्रतिभा के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, या कहें कि प्रेरणा ये देता है। जो न्याय है दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को उसकी प्रतिभा के आधार पर कार्य करने की प्रेरणा देता है। कौन? न्याय। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि एक राज्य जो है आदर्श राज्य तभी बन सकता है जब उसमें न्याय की प्रधानता होगी, और जब न्याय की प्रधानता होगी तभी व्यक्ति वहां स्वतंत्र होंगे, तभी व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर कार्य करने की आजादी या स्वतंत्रता प्राप्त हो पाएगी। ठीक है। तो न्याय का, और यहां पर कहा गया है कि न्याय का जो रूप है वो दोहरा है। दोहरा क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति को भी प्रेरित करता है और एक वर्ग को भी प्रेरित करता है। एक व्यक्ति को भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक है ना। और पूरे वर्ग को भी वह प्रेरणा प्रदान करता है या आदेश देता है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। अब बताइए, क्या प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्लियर हुआ दोस्तों? यहां तक प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई समस्या हो, निसंकोच रूप से मुझे कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं होना चाहिए। पढ़ने के लिए आए हो आप, हम भी यहाँ पर पढ़ाने के लिए हैं। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम होना तो बिल्कुल निसंकोच होकर के आप बिल्कुल मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है या एक्सप्लेन ठीक से। देखिए, जो आप कमियां बताते हैं ना, हम तुरंत उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, तुरंत सुधार।
है ना। जैसा कि अब लास्ट सेशन में हम लोगों को बताया गया था कि सर ये जो पीछे का बैकग्राउंड होता है, लाइट होता है, हमारी आंखों में पेन होता है, तो उसको डार्क कर दीजिए। भाई डार्क कर दिया गया। पहले कुछ कमेंट की जा रही थी कि सर साउंड में इधर उधर की आवाज आती है, तो भाई आप लोगों के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट किया हमने, साउंड की क्वालिटी बढ़ाई है, साउंड इंप्रूवमेंट किया। किसी दोस्त का कहना था कि सर लाइटिंग में मजा नहीं आ रहा है, तो भाई लाइट पूरा स्टूडियो सेटअप करना पड़ा यार। तो कई सारी चीजें जैसा आप बोलते जाएंगे वैसा हम लोग करते जाएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़िए और समझिए इस चीज को। जितना आप हमें समय दोगे हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है ना। चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, हम हमेशा आपके साथ फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक आपके साथ बिल्कुल निश्चित रूप से बने हुए हैं। किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। चाहे फिर उस सब्जेक्ट को हम अभी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तब भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। ओके, चलिए। तो दोस्तों अगर प्लेटो का न्याय सिद्धांत की व्याख्या और प्लेटो का न्याय सिद्धांत दोनों अगर पूरी तरह क्लियर है, तो कृपया करके यार एक कमेंट में यस जरूर लिख दीजिए, जिससे मुझे भी संतुष्ट हो जाए कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है ना, बढ़े फिर आगे। अब बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं की। कुछ विशेषताएं हैं, जरा उनको हम एक बार देख लेते हैं। कितनी विशेषताओं पर चर्चा करने वाले यहाँ पर? 4 विशेषताओं पर। ठीक है ना, तो अंदर चलकर ही बात कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी यार मैं भूल गया था, जो आप लोग लिख रहे थे मैंने बोला था आपसे कि मैं लास्ट में साइड में हो जाऊंगा, तो उन दोस्तों के लिए मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक एक मिनट के लिए, आप ना 2-2 सेकंड के लिए। चलिए, ये व्याख्या वाला जिसका लिखना रह गया था ना, मैं साइड में हो रहा हूं, इसको पोस्ट करके अब लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ देते हैं। रोक कर, वीडियो को रोक करके आप इनको कंप्लीट लिख लीजिए, क्योंकि मैं आगे था तो पीछे डाटा आ रहा था, इस कारण से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा हम इसके विशेषताओं पर भी फोकस डाल लेते हैं। 4 विशेषताओं पर हमें बात करनी है, यहाँ पर 4 प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करनी है। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक सिद्धांत की विशेषता। मतलब कि प्लेटो का जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, ये एक नैतिक सिद्धांत है। ओके, प्लेटो का सिद्धांत क्या है? नैतिक सिद्धांत है। तो इसकी एक विशेषता के अंतर्गत हम ये बोल सकते हैं कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं बल्कि नैतिक और सर्वव्यापी है। पहली विशेषता, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की पहली विशेषता कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, ये वैधानिक ना होकर के क्या है दोस्तों? नैतिक है। वो सर्वव्यापी है, जो सबकी बात करता है, सबके हित की बात करता है। ठीक है ना। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख मिलेगा। सभी प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो इतनी सी बात थी बस नैतिक सिद्धांत में। तो अब यहां से बस मस्तिष्क में इतना बिठा के रखना कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत की पहली विशेषता क्या थी? कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है दोस्तों? नैतिक सिद्धांत था। ठीक है ना, वैधानिक सिद्धांत ना होकर के नैतिक और सर्वव्यापी सिद्धांत था। उसमें जो है प्लेटो ने सिर्फ मानव के केवल कर्तव्यों की बात नहीं, केवल सभी प्रकार के वैधानिक कर्तव्यों के अलावा सभी कर्तव्यों की बात इसमें की गई। क्लियर है? नेक्स्ट अगली विशेषता की अगर बात करें तो वो है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है, संतुलनकारी धारणा। और संतुलनकारी धारणा, जैसा कि अन्य सिद्धांतों में कहा गया था, न्याय को मनुष्य के बाहर की वस्तु माना जा रहा था, है ना। लेकिन प्लेटो का बार बार कहना है कि न्याय जो है मनुष्य के बाहर की वस्तु ना होकर के मनुष्य के आंतरिक प्रेरणा है। तो उसी बात को यहां पर उठाया गया है इनके सिद्धांत के अंतर्गत, और कहा गया है कि न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है। न्याय कृत्रिम या बाहरी वस्तु ना होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं बल्कि संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। जैसा कि ये कहना चाहते हैं कि अति सर्वते वर्जते, है ना, क्योंकि अति हमेशा नुकसानदायक होती है।
अति कभी इंसान को नहीं करना चाहिए, वही यहाँ पर प्लेटो साहब का कहना है। तो जीवन में अति को नहीं बल्कि संतुलन को अपनाया जाना चाहिए, और इस बात पर यहाँ पर जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्याय और नैतिकता को एक साथ लिया है। इस कारण से प्लेटो के सिद्धांत में जो है न्याय को मनुष्य की आंतरिक प्रेरणा बताया गया। क्लियर यहां तक का? ठीक है। तो अगली विशेषता पर चर्चा करें दोस्तों। अगली विशेषता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत फिर भूल गया था मैं। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओहो हो। नेक्स्ट अगला तीसरा सिद्धांत है आप लोगों का कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। अब जरा इसको समझिए। देखिए, एक एक सिद्धांत को पर्टिकुलर समझते हुए चलेंगे आप लोग, है ना, पर्टिकुलर समझते हुए चलेंगे। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत क्या कहा? कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, न्याय सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व होते हैं। क्या? न्याय सिद्धांत के अनुसार, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 नैसर्गिक तत्व होते हैं, और वो होते हैं विवेक, साहस या तृष्णा। वही तीन तत्व कि प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों में से एक तत्व की प्रधानता अवश्य होती है। कार्य विशिष्टता की जब यहाँ देखिए मेन पॉइंट पर जाइए, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। भाई कार्य विशिष्टता की बात की गई है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, उसका जो है विभाजन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर प्लेटो का कहना यही तो बन रहा है कि उनके सिद्धांत में ये कहा गया है कि भाई यहाँ पर कार्य विशिष्टता का सिद्धांत लागू होता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में 3 नैसर्गिक तत्वों में से एक तत्व अवश्य होता है, और वो एक तत्व कौन कौन से? विवेक होगा, साहस होगी या वासना होगा। विवेक, साहस या माफ करना, विवेक, साहस या वासना। तृष्णा को ही वासना कहा जाता है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है ना। तो विवेक, साहस या वासना, इन तीनों में से एक तत्व की प्रधानता हर एक व्यक्ति में अवश्य होगी। इन तीनों तत्वों के आधार पर ही नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक वर्ग को उसके कार्य में लगाए रखना चाहिए जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल है। मतलब ये कि जो जिस गुण की उसमें प्रधानता है, उस व्यक्ति को उस कार्य में लगे रहना चाहिए। दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो यह है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की बात करें, अति व्यक्तिवाद विरोधी की, अति व्यक्तिवाद का विरोधी या साम्यव का सिद्धांत। तो न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है। व्यक्ति जो है समष्टि का एक अंग है, और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित होता है। समष्टि का मतलब यह हो गया कि प्लेटो का मानना है, प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार प्लेटो का मानना यह है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो संपूर्ण समाज का ही एक अंग है, संपूर्ण समाज का ही एक अंग है। इसलिए अगर व्यक्ति का विकास हो रहा है तो पूरी समाज का विकास होगा। मतलब यह कि पूरे समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित होगा। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। क्या कहा गया है? कार्य विशिष्टता का, जिस सिद्धांत में हमने 3 नंबर सिद्धांत को देखा था ना, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, इस सिद्धांत को यहां क्यों अपनाया गया है? क्यों अपनाया गया है? क्योंकि जो समाज है, जो व्यक्ति है, समाज के उन व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए, फूट डालो के लिए नहीं, भिन्नता उत्पन्न करने के लिए। भाई कि पूरे समाज को बांटना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर के एक वर्ग अन्य काम करेगा, दूसरा वर्ग अन्य काम करेगा, तभी तो पूरे समाज मिलजुल कर रह पाएगा, है ना। तो समाज के व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए कार्य विशिष्टता का सिद्धांत अपनाया गया है। न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई स्थिति नहीं है। व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं। तो यहाँ प्लेटो ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भाई यहाँ जो व्यक्ति होगा वो राज्य के लिए होगा, राज्य के लिए होगा। मतलब ये कि व्यक्ति में राज्य के प्रति कर्तव्य होंगे, व्यक्ति के पास राज्य से अधिकार नहीं होंगे। ठीक है ना। सिर्फ कर्तव्य की बात यहां पर प्लेटो साहब ने की है कि व्यक्ति के पास सिर्फ कर्तव्य होंगे राज्य को लेकर, जिन्हें व्यक्ति को उस कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। ठीक है। तो प्लेटो ने स्पष्ट लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। एक शब्द में पूरा न्याय सिद्धांत क्या कहा गया है? प्लेटो ने कहा है कि नागरिकों में केवल कर्तव्य की जो भावना है, कर्तव्य की जो भावना है, वही न्याय का सिद्धांत है, वही राज्य का न्याय सिद्धांत। क्लियर यहां तक का? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो आपने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को देखा, उनकी व्याख्या को देखा, न्याय सिद्धांत को देखा, उनकी विशेषताओं को देखा, इन सारी बातों को अब एक जगह
एक साथ कर लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं आलोचना, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। अब ये आलोचना देखिए, आलोचना को अन्यथा ना ले, ऐसा मत सोचिए कि बस कुछ लोग आ जाते हैं बुराई करने और बस फेंक के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी आलोचक आलोचना करता है किसी भी सिद्धांत की, तो वो एक तार्किक बात बोलेगा। जब वास्तविक रूप से कमी होगी उस सिद्धांत में, उस कमी को उठाकर आपके सामने रखेगा, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी कि यार हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी तो हुआ है ना। अभी तक पढ़ने में पूरा आपको प्लेटो का न्याय सिद्धांत बहुत प्यारा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप आलोचनाओं को पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको समझ आने लगेगा कि यार हाँ, ये कमी भी तो है उसमें। और जब मूल्यांकन करेंगे तो आपका दृष्टिकोण फिर से बदलने वाला है, ठीक है ना। तो बस इस चीज का एंजॉय करते रहे बस, और क्या है ना। चलिए, तो आलोचनाएं भी हम दोस्तों 5 बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, अंदर एक एक बिंदु को आसानी से देखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा। अब जरा देखिए, सबसे पहली जो आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई है वो क्या है। आलोचना करने वालों ने आलोचना करते हुए ये कहा है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कानूनी धारणा नहीं है। क्या नहीं है? कानूनी धारणा नहीं है, वो सिर्फ एक नैतिक धारणा है। तो इनका कहना यह है कि भैया सिर्फ नैतिकता से काम नहीं चलता, कानून नाम की भी एक चीज होना चाहिए। अगर कानून होगा समाज में, तभी जाकर के समाज जो है व्यवस्थित रूप से रह पाएगी, है ना। सिर्फ नैतिकता से कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक होना संभव नहीं है। व्यक्ति नैतिक होगा परंतु उस नैतिकता का पालन नहीं करेगा प्रत्येक व्यक्ति, ये आलोचकों का कहना है। आज न्याय को, आइए इसकी डिटेल समझते हैं। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, न्याय किस प्रकार लेते हो आप? एक कानूनी धारणा ही है ना न्याय। जब भी आपके साथ कोई अन्याय होता है, कोई ऐसा कार्य होता है जो आप नहीं चाहते, तो आप किसका सहारा लेते हो? कानून का। और इसीलिए कहा गया है कि आज वर्तमान में अगर हम न्याय को देखें तो कानूनी धारणा कहलाती है, ये कानून के साथ बना हुआ ये शब्द है। तो एक आज के समय में कानूनी धारणा है, लेकिन प्लेटो ने न्याय का एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं बल्कि 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 एक नैतिक धारणा के रूप में इसका प्रतिपादन किया है। इसलिए यह सिद्धांत गलत है, आलोचकों का कहना है, भाई मेरा नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट है दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना। दार्शनिक वर्ग को कितने वर्ग बताए? कितने वर्ग बताए हैं प्लेटो ने? 3 वर्ग बताए हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। शासक को यही यहां पर दार्शनिक वर्ग कहा जा रहा है ना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। शासक वर्ग ही क्या है? दार्शनिक वर्ग है, ठीक है। तो प्लेटो का शासन संबंधी सभी शक्तियां एक ही वर्ग को दे दी गई है। प्लेटो ने जितनी भी राज्य की जितनी भी शासन संबंधी जितनी शक्तियां थी वो एक ही वर्ग के हाथ में पकड़ा दी है। जनता को कोई अधिकार नहीं दिए, सिर्फ कर्तव्य दिए हैं। यह भी एक प्रमुख आलोचना का विषय है। तो यहां पर वर्तमान में भी यह बात बिल्कुल लागू होती है कि असीमित शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। अगर हम किसी शासन को, हम अगर किसी व्यक्ति को सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में डाल दें तो वो व्यक्ति 100% भ्रष्ट हो जाएगा। इसी कारण से आज हमारा संविधान इसलिए हमारा संविधान लिखा गया था। संविधान के अनुसार हमारा पूरे शासन व्यवस्था संचालित होती है। हमारे देश में अगर हम हमारे प्यारे भारत की बात करें तो दोस्तों, हमारे देश में, हमारे भारत में संविधान जब लागू हुआ उससे पहले कुछ इस प्रकार की स्थितियां हुई थी कि जो शक्तियां थी जिसके पास थी बस वही सबसे बड़ा शासक हुआ करता था, सारे अधिकार सिर्फ उसके पक्ष में हुआ करते थे। संविधान लागू हुआ तो उसके बाद में किसी भी व्यक्ति के पास में संपूर्ण शक्तियां अब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो हमारे जो है प्रेसिडेंट साहब हो, या कोई भी ऐसा पद हो, बड़ा से बड़ा कोई भी पद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या कहें कि मतलब किसी भी पद को आप ले लीजिए, किसी भी बड़े पद को ले लीजिए, संविधान ने सबके हाथ बांध दी। मतलब ये कि संविधान ने जो है ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब जो है संपूर्ण शक्तियां कोई भी एक व्यक्ति उनका प्रयोग नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वहां स्पष्ट किया गया था कि अगर संपूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में डाल देंगे तो वो व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, उन शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आलोचकों का कहना भी यही है कि जिस प्रकार से प्लेटो ने शासन की संपूर्ण शक्तियां दार्शनिक वर्ग को अर्थात शासक वर्ग को प्रदान कर दी, उससे शासक वर्ग कभी भी भ्रष्ट हो सकता है। ठीक है, इस कारण से इनका सिद्धांत को हम उचित नहीं कह सकते। अगला है
आलोचना के अंतर्गत ही तीसरा है मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आलोचकों का मानना है दोस्तों, आलोचकों का मानना है कि कलर चेंज करना, आलोचकों का मानना है, आलोचकों का मानना है कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उस न्याय के सिद्धांत से मनुष्य और समाज का संपूर्ण विकास संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पूरी बात समझिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं ये कि न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य और समाज, अभी दोनों तो आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो अगर समाज का विकास होगा तो मनुष्य का होगा, मनुष्य का विकास होगा तभी तो समाज का विकास होगा, ठीक है ना। तो मनुष्य और समाज का सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास होना चाहिए। लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार पर इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है। प्लेटो ने जो है गुण के आधार पर व्यक्ति को एक ही कार्य करने पर सीमित कर दिया गया। मतलब अगर कोई उत्पादक वर्ग का है तो वो सैनिक वर्ग में नहीं हस्तक्षेप करेगा, नहीं जाएगा। वो सैनिक वर्ग का है तो वो शासक वर्ग या उत्पादक वर्ग में नहीं जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति एक ही कार्य करेगा तो उसका विकास संभव नहीं है। केवल एक ही कार्य पर बल देने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। और इसके अभाव में अगर व्यक्ति का विकास नहीं हुआ तो समाज का विकास तो आप भूल ही जाइए। यह था आलोचकों का कहना। और चौथे पॉइंट की अगर हम दोस्तों बात करें तो चौथा है गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। देखिए, उन्होंने ये तो कह दिया था कि समाज में 3 गुण होंगे, 3 गुणों में से एक गुण हर व्यक्ति के अंदर होगा। तो उस गुण का निर्धारण कैसे होगा? मान लेते हैं कि एक उत्पादक वर्ग के परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। अब हो सकता उसकी क्वालिटी हो शासक बनने की, उसमें विवेक भर ठूस ठूस कर भरा हुआ, तो अब क्या वो उत्पादक ही बनेगा या फिर वो शासक वर्ग में चला जाएगा? तो ये बात प्लेटो ने क्लियर नहीं की कि एक जो उत्पादक वर्ग में या शासक वर्ग में या फिर सैनिक वर्ग में जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो बच्चे के गुण का निर्धारण किस प्रकार होगा ये नहीं बताया है। और जब प्लेटो यहां पर मौन हो गए, उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, तो अब ये व्यवस्था पता क्या हो जाएगी? जन्म के आधार पर हो जाएगी। जन्म के आधार पर हो जाएगी, जिसकी बुराई की मार हम कुछ साल पहले झेल चुके हैं, आजादी के पहले झेल चुके हैं। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा देश की, अपने देश की ही बात कर रहा हूं मैं, जो अपना पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, वो उच्च वर्गों की जो अत्याचार थे उनके से पढ़ेंगे इतिहास में, आपको क्लियर एकदम तरीके से बताएंगे कि पहले किस प्रकार के ऊंचे वर्गों के द्वारा निम्न वर्गों पर किस प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। तो ये जन्म के आधार पर हो रहा था। तो अगर प्लेटो ने भी जब इस बात को क्लियर नहीं किया कि जो गुण है वो उसका निर्धारण कैसे होगा, तो अब फिर वो जन्म के आधार पर ही होने लगेगा। मतलब शासक वर्ग का बच्चा शासक वर्ग का शासक वर्ग बनेगा, चाहे उसमें विवेक हो या ना हो। क्लियर है ना। तो अब देखिए, इस सिद्धांत में समाज को 3 वर्गों में विभक्त किया गया था, ठीक है ना। किंतु मानव में कौन से गुण या प्रवृत्ति की प्रधानता है, इसके निर्धारण का कोई आधार इसमें नहीं बताया गया था। तो ऐसी स्थिति में जन्म ही गुण के निर्धारण का आधार बन जाता है। जब प्लेटो ने जो क्लियर ही नहीं किया कि व्यक्ति के गुण का निर्धारण कैसे होगा, तो फिर इस स्थिति में जन्म ही बन जाएगा भैया। अगर उत्पादक के वर्ग में निम्न श्रेणी के घर में अगर कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है तो वो निम्न ही हमेशा बना रहेगा। उच्च वर्ग में, अरे इसकी क्या गारंटी है ये बताइए कि शासक वर्ग में उत्पन्न होने वाला बच्चे में भी विवेकशील होगा, वो शासक बनने की जो है वो प्रतिभा रखेगा? जरूरी है? जरूरी नहीं है ऐसा। तो इस बात को लेकर भी आलोचकों ने जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। क्लियर है। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट बात करेंगे, वर्तमान समय में राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल लागू करना संभव नहीं है। आप खुद भी समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि जब प्लेटो ने सिद्धांत की व्याख्या की थी उस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, है ना। लेकिन आज करोड़ों में जनसंख्या है, करोड़ों में जनसंख्या है भाई। 100 सवा 100 करोड़ 150 करोड़ पार कर चुके हैं लोग बात, है ना। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान समय में राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्लेटो के समय में थोड़ी सी जनसंख्या हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान राज्य में राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में होती है दोस्तों। इन राज्यों की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य निश्चित कर पाना
संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आज लागू करना संभव नहीं है और इन्हीं 5 बिंदुओं के माध्यम से प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई थी। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम इनके मूल्यांकन की ओर बढ़ते हैं। हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को भी समझा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को देखा, फिर दूसरी तरफ हमने आलोचना भी करवा दी। ठीक है, तो विशेषता आलोचना अभी दोनों के बीच में हम लटके हुए हैं। चलिए अब एक तरफ आ जाते हैं, एग्जाम में हमें किस ओर झुकना है, विशेषताओं की ओर झुकना है या आलोचनाओं की ओर झुकना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कि अब हमारा झुकाव किस ओर होना चाहिए। प्लेटो ने न्याय के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसकी अत्यधिक आलोचना की गई। भाई अगर आप किसी समय में एक बड़ा कदम उठाते हैं, एक बड़ा कार्य करते हैं, तो उसकी आलोचना भी बड़े रूप से ही होती। प्लेटो ने जिस प्रकार का काम उसके समय में, इस समय में किया था ना, उस समय में एक बहुत बड़ा कार्य था। तो जब ऊंचे लेवल से कार्य किया गया तो भाई उनकी आलोचना भी इसी प्रकार से होना जरूरी था, है ना। तो प्लेटो ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन यहां किया उसकी अत्यधिक आलोचना हुई, लेकिन कई सारी आलोचनाएं तो इसलिए हुई थी कि वो प्लेटो के विचारों को समझ ही नहीं पाए थे। ठीक है ना। तो इनका मूल्यांकन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय को कानून के क्षेत्र की नहीं बल्कि नैतिकता के क्षेत्र की भी वस्तु माना। आलोचना की गई थी ना कि वैधानिक नहीं सिर्फ नैतिक है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इनके विचारों को समझ ही नहीं पाए, इनके विचारों को समझ ही नहीं पाए वो आलोचक। यहां पर उन्होंने सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि नैतिकता की भी बात की है दोस्त। कानून ही नहीं, कानून के क्षेत्र की ही नहीं बल्कि उन्होंने नैतिक क्षेत्र की भी बात की है। प्लेटो ने व्यक्ति का समाजीकरण अवश्य किया, मतलब उनको तोड़ा अलग जरूर, लेकिन उद्देश्य उनका व्यक्तियों को अलग करना नहीं था बल्कि व्यक्ति का कल्याण करना था। व्यक्ति का कल्याण, तोड़ा मतलब 3 वर्गों में विभाजित किया, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो व्यक्ति कल्याण की भावना से उन्होंने ये 3 वर्ग बनाए थे। कार्य के आधार पर उसने समाज का वर्गीकरण पृथक करने के लिए नहीं किया बल्कि सार्वजनिक हित में अधिक से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और इस सेशन से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने है। कुछ क्या, सिर्फ 2 प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत विभिन्नता में एकता का सिद्धांत है, विवेचना कीजिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दैट्स ऑल। आज का सेशन होता है कंप्लीट मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है, नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, जल्दी आ जाओ यार, शिक्षा का सिद्धांत पर बात होगी हमारी। न्याय के सिद्धांत पर आज चर्चा की है, अगला सेशन शिक्षा का सिद्धांत होगा। मुझे पहला सेशन था ये, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग सेशन कंप्लीटली समझ आया या नहीं। अरे ज्यादा टाइप नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता आप लोगों को, हम तो ये तो लगा सकते हो ना, ये तो कोई भी लगा सकता है, ये लगा करके मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ठीक है वह आया समझ, यस लिख दीजिए, ये कर दे, अरे जो आपको लगे वो कर दीजिए, बस मुझे इतना इंडिकेट कर दीजिए कि हाँ सर हमको ये समझ आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों देखिए, प्रयास तो मेरा पूरा है यार कि आप लोगों के लिए मैं जल्दी से जल्दी सेशन को कवर करूं ताकि जल्दी स्पीड से थोड़ा सा आगे बढ़े और कंप्लीट हो जाए सेशन। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते जहां हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, कभी कुछ पर्सनल काम भी आ जाते हैं, कुछ यार देखिए एक अकेला व्यक्ति इतने सारे सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है, फर्स्ट ईयर को भी पढ़ा रहा है, सेकेंड को पढ़ा रहा है, थर्ड को भी पढ़ा रहा है, साथ में प्रज्ञान पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं इसके है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन हाँ प्रयास मेरा पूरा है कि मैं पूरा आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। और जो स्टूडेंटों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आपको मिलेगा। इच्छा और हमारी इच्छा और प्रयास यही है कि कंटिन्यू बिना किसी गैप के आप सेशन आपको पर डे एक सेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में हर चीज की लिंक मिलती है, डिस्क्रिप्शन खोल के एक बार जरूर देख लिया करें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रज्ञान को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नोट्स डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हर चीज की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।